हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके एस्टेट का क्वेश्चन पेपर है। ये कब का है ये भी बता दें। ये है एस्टेट कह सकते हैं 2011 का। इसमें क्या क्या क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक तो आपकी सीडीपी यानी जो आपकी साइकोलॉजी है वो देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो लैंग्वेज के रूप में आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो भी देख लेंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो एसएसटी के जो आपके क्वेश्चन होंगे 60 वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें देखेंगे, एक तो साइकोलॉजी, हिंदी और एसएसटी, ठीक है। तो जैसा देख पा रहे होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित आपका पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, कब हो सकता है। आपको इन सभी ऑप्शनों को देखना है। तो हम कहेंगे जब छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दें और नियंत्रण दिया जाए, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी इसमें देखें तो निर्देशित करना ये गलत हो जाएगा। इसमें भी आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो शिक्षक के थ्रू कर रहे हैं, यानी यहाँ पर टीचर सेंटर की बात की जा रही है, इस वजह से ये गलत हुआ। और ये शिक्षण अधिगम जो भी प्रक्रिया है उसे भी आप कैसे कह रहे हैं, इसे कर रहे हैं वही है, शिक्षक ही इसे डायरेक्ट कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 सही था, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दी जाए और उन्हीं को कंट्रोल दिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, कब होगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे जब छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो और उनमें इंटरेक्ट हो, जो भी आप जिन मेथडों का या विधियों का उपयोग कर रहे हैं या टेक्निक का, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कहना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उत्तम कक्षा शिक्षक है। इनमें से आप सभी ऑप्शनों को देखिए, जैसे कि छात्रों की जो प्राकृतिक जिज्ञासा है यानी जो क्यूरोसिटी है उसको पोषण करें। सेकेंड है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करें, यानी उन्हें आपस में इंटरेक्ट करने दें। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों पर सम्मिलित करें। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, यानी ये तीनों कथन सही हैं। किसके लिए? एक उत्तम कक्षा शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि सृजनात्मकता की विशेषता क्या है, यानी जो आपकी क्रिएटिविटी है उसकी। तो देखो, मौलिकता होनी चाहिए यानी ओरिजिनलिटी, प्रभावशीलता का मतलब प्लेयंसी होनी चाहिए, और आपकी लचीलापन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। ये चारों ही ऑप्शन हो जाएंगे सही। चारों में से ये कि उपरोक्त के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी। तो हम ये कहेंगे कि अधिगम में क्रियाशीलता होनी चाहिए, छात्रों की सीखने की योग्यता भी होनी चाहिए, और स्वयं क्रिया का करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछ रहा है एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है किस चीज़ की, यानी उसे एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए या स्पेशली हेल्प चाहिए या उसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए या उसे कुछ हेल्प चाहिए। देखा जाए तो इसमें से देखो विशेष तो नहीं हो सकती, ठीक है। स्पेशल तो किसी को नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है उसे अतिरिक्त सहायता दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा है तो आप क्या करेंगे। तो हम ये करेंगे, देखो पहला ऑप्शन है कि दूसरा प्रश्न पूछेंगे जैसे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत है, ये कहना गलत होगा। कि किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। अगर ये पहले वाला ऑप्शन नहीं होता ना यहाँ पे, तब हम जाते इस 3 नंबर पे, जबकि इससे बढ़िया यही ऑप्शन है कि दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस कर पाए कि उसने जो उत्तर दिया है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बाकी ये भी वाला सही था, लेकिन जब ये नहीं होता 1 नंबर का तब होता है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत ऑलरेडी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पाए के शिक्षण को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे ये है ना ऑप्शन नंबर 1, यानी फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम को आप सरलीकरण करेंगे, यही होती है टीचिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बाकी ऑप्शन नंबर 2 भी सही था कि शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है और जो भी स्टूडेंट है उनके द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है। लेकिन जब अधिगम
को फैसिलिटेट करने के लिए बात की जाती है शिक्षक की या टीचिंग की, तो हम ऑप्शन पर उसी पे जाते हैं। अगर 1 नंबर नहीं होता तो फिर हम 2 नंबर पे जाते हैं। अगर 1 नंबर अच्छा है तो फिर हम इसे नहीं लेंगे, ना इसे लेंगे, ना इसे, बाकी तो सभी गलत हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है शिक्षण का है? तो देखो इसमें से सभी शिक्षण के स्तर हैं देखा जाए तो। ये तो आपके मूल्यांकन में आता है, ठीक है। ये आपकी व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधियाँ आती हैं, उनमें आता है। इंटरेक्ट है, ये अच्छा माना जाता है जब स्टूडेंट के पदों में होता है, या इंटरेक्ट या टीचर स्टूडेंट के पद। लेकिन जब आप स्तर की बात करते हैं ना, लेवल की, टीचिंग की, तो हम शब्द यूज करते हैं उसके लिए रिफ्लेक्टिव, यानी परावर्तक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो कौन सी विधियों को लाना चाहिए? अगर आप देखें तो इसमें से बेस्ट कौन सी रहेगी? तो बेस्ट रहेगी आपकी अंतःक्रियात्मक विधियाँ, यानी बच्चे इंटरेक्ट कर पाए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्यार्थी को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि क्या है? इनमें से चारों ऑप्शन में से देखें तो वो हो जाएगी, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी विद्यार्थी को दिए जाने वाले जो परामर्श होते हैं उनमें सर्वाधिक उपयोगी यही है कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहुग्रेड अध्यापन वो है जिसमें, बहुग्रेड मीन्स ये होता है कि एक अध्यापक है वो एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो यही होता है एक तरह से बहुग्रेड है, यानी बहुत सारी कक्षा एक साथ पढ़ाना एक ही टीचर के द्वारा और एक ही समय में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? देखो, ज्ञान का संप्रेषण करना और छात्रों में अनुशासन रखना और छात्र केंद्रित और क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अध्ययनों का सृजन करना। हालांकि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है, जिसमें आपकी छात्र केंद्रित भी है, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं आप, और जो भी अधिगम क्रिया है उसे सृजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पठन पाठन में शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हम कहेंगे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी जो बच्चे के मन में चल रहा है क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा, तो उसे ही मोटिवेट करें। और यहाँ पर तो एनकरेज दे रखा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं? जब भी आपके पास एनरिच लर्निंग से संबंधित या प्रोग्राम हो या इसकी बात कही जाए, मोस्टली वही ऑप्शन होता है, यानी संदर्भित उपागम या संदर्भित अधिगम अनुभव देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। इनमें से जो कह सकते हैं 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे मूल सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये जीन पियाजे की 3 नंबर की अवस्था होती है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात करते हैं? तो हम ये कहेंगे, उन्हें जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, यानी उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? जब भी वस्तुनिष्ठ की बात आएगी तो वो जेएल मोनेरो की समाज विधि पे जाएंगे, क्योंकि ये साक्षात्कार और प्रश्नावली तो आपकी सब्जेक्टिविटी में आती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, यानी इसे व्यक्तिनिष्ठ विधि बोलते हैं। तो व्यक्तिनिष्ठ में बहुत सारी विधि आती हैं, जैसे साक्षात्कार हो गई, प्रश्नावली हो गई, और केस स्टडी इसी में आ जाती है, ठीक है, और भी आती हैं। लेकिन प्रक्षेपी विधि तो एक अलग प्रकार है। बाकी अप्रक्षेपी विधि होती है, देखो ये तो प्रक्षेपी है, एक होती है अप्रक्षेपी। अब मैंने कई बार बताया ये, तो अप्रक्षेपी होती है ना, उनके 2 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक प्रकार तो यही हो जाता है सब्जेक्टिविटी, दूसरा प्रकार हो जाता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आती हैं आपकी जो समाज विधि है, ये वाली विधि, ठीक है। तो ये चीज़ समझ होंगे। प्रक्षेपी अलग विधि होती है, अप्रक्षेपी अलग विधियाँ होती हैं, जिनमें अप्रक्षेपी को 2 भागों में बांटा है। एक तो सब्जेक्टिविटी जिन्हें व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं, उनके अंदर साक्षात्कार, प्रश्नावली, केस स्टडी ये आती हैं, और एक आत्मकथा विधि आती है। 4 विधियाँ मुख्य आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिविटी दूसरी विधि होती है उसमें आती है समाज विधि, ठीक है। तो इस प्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा है भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी है? तो हम कहेंगे ये आपकी है कैसी है, ये हो जाएगी परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है भारत में, ठीक है।
इसमें कह रहा कक्षा का एक शरारती बालक अन्य बालकों से परीक्षण करता है। एक अध्यापक को उसी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार जाएंगे तो इसे हम केस स्टडी बोलेंगे। केस स्टडी मेथड जो आपकी टाइड में नहीं दी थी, अब ध्यान रखना इसे ही हम विधि को आप देखे वो पढ़ के तो ये नैदानिक विधि भी कहलाती है, यानी आपकी डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक मेथड। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये ध्यान रखना। यानी ये कमियाँ हो जानती है बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है उस प्रकार की। हालांकि इसके लिए हम एक टेस्ट भी करते हैं, आपने पढ़ा होगा निदानात्मक, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर विधियों को लेकर पूछे तो हम नैदानिक का मतलब वही डायग्नोस्टिक, और डायग्नोस्टिक विधि है वो केस स्टडी कहलाती है। बाकी निदानात्मक परीक्षण अलग चीज़ होती है, उसमें भी बच्चों की कमियों को जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये टर्म पूछ ली जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है। तो हम कहेंगे उसमें कौशल के शिक्षण से संबंधित होता है ये चीज़ें, यानी मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होगा किसमें, कौशल शिक्षण के, जो भी कौशल की यानी टीचिंग स्किल की बात की जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पाएगा, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कौन सा माना जाएगा। और जैसे कि इसमें से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। कक्षा कक्षा में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता हो, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पाए, शिक्षक की भूमिका होती है कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान दिया हो तो इससे पहले हमने किया था फैसिलिटेटिंग लर्निंग, यानी एक क्वेश्चन था, यानी अधिगम को सरल करना एक तरह से, तो वो यही है क्वेश्चन। अगेन पूछा है ये ज्ञान के निर्माण का सरलीकरण, वही है फैसिलिटेटिंग करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं कैसे, यानी उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा। यानी बहुत सारे एक ही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं या प्रकरण को, तो उसके बहुत सारे उद्दीपन परिवर्तन मीन सीखे, उससे संबंधित रिलेटिव बहुत सारे एग्जाम्पल देकर उसके बारे में बताकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुकूलित व सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र निम्न में से जीवन कौशल आवश्यक है कौन सा है। तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण हो, चाहे निर्णय लेने की क्षमता हो, या भावना और तनावों के साथ सामंजस्य, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि एक विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछता है तो जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, वो आप क्या करेंगे। तो ये है कि प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करें। तो हम ये कहेंगे कि छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जो विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है, यानी जानना अति आवश्यक है, क्या आवश्यक है जानने के लिए। तो हम ये कहेंगे चाहे तो उसके अधिगम की जो भी कठिनाई है, उसका जो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, उसके घर के परिवार के वातावरण को, तो इस प्रकार ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक रहा शिक्षा मनोविज्ञान की जो नेचर होती है यानी प्रकृति कैसी होती है, तो वैज्ञानिक होती है, यानी विज्ञान बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो लैंग्वेज को लेकर यानी भाषाओं को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको दे रखा है गद्यांश, तो हम इसे नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, हम डायरेक्टली वही कर लेते हैं। और जैसे 36 नंबर है, ये ग्रामर से पूछा है, तो इसे देख लीजिएगा। ये कह रहा है जो त्र की ध्वनियाँ होंगी, यानी जो त्र है इसमें क्या होता है, जो आधा है ना वो तो पूरा होता है, जो पूरा है वो आधा होता है। तो जैसे कि त है, इसमें पूरा दिखाई दे रहा है तो वो आधा हो जाता है, और जो नीचे र लग रही है री, तो ये फिर पूरा ही हो जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें विष्णु के पर्यायवाची बताने हैं, और ये स्टेट में ध्यान रखना है, पर्यायवाची से लेकर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष, ठीक है। तो इसमें बताइएगा। तो देखो, एक तो हम विष्णु को चक्रपाणी बोलते हैं, चतुर्भुज भी बोलेंगे, शेष शाही गोल बोलेंगे, और गरुड़ ध्वज भी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो देखिएगा, ये तो आपका कुमार है, ये तो तत्सम है, ठीक है। वो कुकुर भी तत्सम हो जाएगा, कुंवर भी तत्सम हो जाएगा, लेकिन काजल है ना, ये आपकी हो जाएगी तत्वम। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से शुद्ध शब्द छांटिएगा। तो इसमें से ऐतिहासिक हो जाएगा शुद्ध शब्द, ठीक है, बाकी सभी गलत है। पतझड़ में समास कौन सा होगा। एक तरह से देखा जाए तो इसमें से कौन सा होगा, बबरी हो जाएगा।
अगर इसका समास विग्रह करें तो हो गया पत्तों का झड़ जाना, ठीक है, पतझड़ वही होती है, तो बहुब्री समास हो जाएगा, यानी एक अन्य अर्थ निकल रहा है। हंसना कैसी क्रिया है? हंसना एक आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्यों? इसमें कोई कर्म नहीं होता हंसने में। नेक्स्ट है जो पहले कभी न हुआ हो, तो वो आपका अभूतपूर्व हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी निम्न में से सघोष है, सघोष मीन्स वही है कोष, तो आप तो एक ध्यान रखिएगा, अकोष होते हैं ना, तो जिनमें वर्ण 1 और 2 नंबर पर आते हैं वो होते हैं। तो देखो क आता है 1 नंबर पे, ख आता है 2 नंबर पे, च आता है 1 नंबर पे। जब आप स्पर्श व्यंजन 25 पढ़ेंगे तो उनमें ये हम पढ़ते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ऐसे, तो ठीक है। तो इनमें से देखें तो 1 नंबर और 2, यानी समझ रहे हो ना, क्रमांक 1, क्रमांक 1, क्रमांक 2, तो 1 और 2 पे तो अघोष आते हैं, जबकि हमें पूछा है सघोष, तो फिर 1 नंबर हो जाएगा, यानी अ है वो सघोष में आता है, ठीक है, यानी घोष में। बाकी ये सभी अघोष हैं, जैसे कि क वर्ग है, ये क है अघोष, ख है अघोष, च है ये भी अघोष। नेक्स्ट है कि री यानी हिसी के इसमें कौन सी संधि है, तो जब होगी रसी प्लस ईस, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसमें टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा होगा, तो आव हो जाएगा। पीछे की तरफ देखते हैं जो आता है तो शब्द वही हो जाता है, और फिर से एक गद्यांश दे दिया इसमें, तो हम गद्यांश नहीं करेंगे, सीधे हम ग्रामर की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसे भी छोड़िएगा, चलो इसे देख लीजिए, ये ग्रामर का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। ये कह रहा है शब्द युक्त दे रखा है, एक तो अवर दे रखा है, एक दे रखा है अपर, और सही अर्थ क्या होगा? अपर का मतलब होता है निम्न, तो निम्न 2 में दे रखा है, इसमें अपर का मतलब क्या होता है? अपर का मतलब होता है अन्य या दूसरा, ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे इनके कुछ ऐसी चीज़ होती है, इन्हें शब्द को यूज कर सकते हैं हम किसमें, सेंटेंस में, जैसे कर सकते हैं कल मेरी मुलाकात, कल मेरी मुलाकात, ठीक है। अवर यानी ये वाला शब्द है ना, ये यहाँ पर यूज है, यानी कल मेरी मुलाकात अवर कर्मचारी से हुई, तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि हमने है जो अवर है इसका सेंटेंस में उपयोग करके देखा, कल मेरी मुलाकात है अवर कर्मचारी से हुई, यानी अवर का मतलब हमने बताया था निम्न, तो इसका मतलब हो गया कल मेरी मुलाकात निम्न कर्मचारी से हुई, तो इस प्रकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। इसमें पूछा है किसी वस्तु को गलत समझ लेना, तो इसे क्या कहेंगे? तो गलत समझने का मतलब होता है आप एक तरह से भ्रांति हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पांडित्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मुद्रा शब्द का अर्थ बताइएगा, क्या क्या हो सकता है? देखो मोहर हो सकता है, छाप हो सकता है, सिक्का हो सकता है, और अंगूठी भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे मुमूर्षा बोल सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इनमें से एक अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित नहीं है, वो बताना है। देखो इसमें से देखो तीर हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, लेकिन मन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इसमें से तत्सम बताना है, तो आप सभी को देखिएगा, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। जो आशीष है ना, ये आपका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द है वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो हस्ताक्षर होगा ना, वो आपके बहुवचन होंगे, यानी बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अब ये कह रहा है त्यक्त शब्द का विलोम बताइएगा। त्यक्त का विलोम हो जाएगा आपका इनमें से हो जाएगा ग्रहित, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है।